तो आज हम और एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी बोलते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा, या पहला यूनिट अगर हम देखें, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, करंट पढ़ा, उसके बाद हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा, मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा कुल मिला के कि अगर एक फ्लोइंग, इससे पहले वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, कि अगर एक चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिज्म हो रहा है। अब इस चैप्टर में हम उसका थोड़ा उल्टा वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम उसके उल्टा वर्जन पढ़ेंगे, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या हम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहाँ पे मैग्नेट की वजह से हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा हो, या फिर मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा हो, वैसा कुछ इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। और इंडक्शन का मतलब आपको सबको पता ही होगा, घर में इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन कुकर में कभी इस्तेमाल अगर किए होगे, आपको आग दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप उसे पानी बॉयल करने के लिए उसके ऊपर रखोगे तो वो गर्म हो जाता है। अब आग है नहीं, गर्म कैसे हो गया? और उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन, या फिर हम अगर स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स याद करें कि बिना टच किए हुए, बिना एक्चुअल सोर्स से टच किए हुए अगर मैं उससे एनर्जी या चार्ज ले पा रहा हूं, उसी प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते थे। तो यहां पे भी हम उसी के बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स समझेंगे, अगर आप ये आराम से समझ जाओगे अगर आपको पता हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर याद हो, मैं चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था, समझाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से, और ये क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर इस बात को समझना, मान लो मेरे इस राइट दीवार में से, यहां पे भी ऑब्वियसली एक क्लासरूम है तो ये दीवार होगा, और इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड में भी एक दीवार है। मान लो एक साथ 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं। ठीक है, कोई बीच में नहीं है, आराम से एक दीवार से दूसरी दीवार जा रहे हैं। और आप अगर जिस एनवायरनमेंट पे बैठे हो, रूम में अगर बैठे हो, तो रूम में भी आपको, आप देख लो आपके चारों तरफ एक लेफ्ट हैंड वाला जो दीवार होगा और एक राइट हैंड वाला दीवार होगा, उसको भी देख के आप इमेजिन कर सकते हो। मान लो आपके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे कुछ तीर की तरह ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसे सीधा सीधा ऐसे तीर की तरह ट्रैवल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। मान लो क्या करो, मैं एक कॉपी को ऐसे सामने रख देता हूं। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर सामने रख देता हूं। परपेंडिकुलर मतलब किससे परपेंडिकुलर? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है और इधर से टकराया और फिर इधर से निकल के गया, पार हो गया। ठीक है ना, मान लो इस दीवार में से 1 लाख मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं और इस दीवार में 1 लाख जा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहां पे कॉपी रखा, मान लो उसमें से 1 लाख में से 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन या 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉपी से पास कर गए, इस डायरी से पास करके गए या नहीं गए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉपी से पार करके गया, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के साथ जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो जाते हैं, लिंक होने का मतलब उससे पास करके जाते हैं, तो वो उसके साथ लिंक्ड हो गए। अब वो 1 लाख को भूल जाओ, अब देखो बस इस कॉपी के थ्रू से मान लो 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं या डायरी से पास हो रहे हैं। तो इससे जो भी मैग्नेटिक
फील्ड पास हो रहे हैं, मतलब 10 मैग्नेटिक फील्ड 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, इनटू अगर मैं इसका एरिया कर दूं, किसका एरिया, ये जो कॉपी है इसका एरिया कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो एरिया है, ये एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो उसका, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बना रहे। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या हो गया, अगर ये एक एरिया है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये पेपर कॉपी, अगर मैं एक परपेंडिकुलर एक चीज रख दूं, तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इसको एरिया परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसका दो डायरेक्शन है, दो प्लेन है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, एक तो इधर भी डायरेक्शन होगा और एक नीचे वाला भी डायरेक्शन होगा, तो इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। मतलब अगर यहां पे हम डायग्राम बना के देखें, अगर मान लो मेरे पास ये एक डिस्क है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं एक ही डायरेक्शन लेता हूं, मैं दूसरा वाला डायरेक्शन नहीं लेता, मैं ये वाला सिर्फ डायरेक्शन लेता हूं, इसी को मैं एरिया वेक्टर बोलूंगा। अब इसमें से मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पास कर रहे होंगे, मान लो ये जो रेड पेन है ये उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, इसमें एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया ना, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर देखो दोनों सेम पैरेलल टू ईच अदर है तो 0 डिग्री हो गया। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला है या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वह है फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या फिर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो फाई बी है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी कैसे, क्योंकि देखो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड जो B है उसको एरिया वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना, क्या, बी ए कॉस थीटा। बी क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया वेक्टर। अब यहां पे मैंने क्या देखा, जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया है उसके बीच में एंगल 0 डिग्री है। अगर मैं क्या करता हूं, ये जो प्लेट है या डिस्क है, मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूं, मतलब कुछ ऐसे घुमा देता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा। यहां पे देखो जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एक सर्टेन एंगल बन रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये एरिया हो गया, इनके बीच में ये एंगल हो गया, और इस थीटा की जगह पे अगर ये ऐसे है तो थीटा की जगह पे ये डाल दो, अगर ऐसे है तो थीटा 0 डिग्री। अगर मान लो मैं प्लेट को कुछ ऐसे घुमा दूं, मतलब प्लेट को मैं ऐसे रख दूं, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर इसका इस तरफ, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, ये वाला थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स मेरा कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, मतलब इसमें से अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करके नहीं जा रहा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर, या ये एक यूनिट एरिया, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है या नहीं है। अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसका जो यूनिट है ये है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर इसको हम सीधा सीधी वेबर भी बोलते हैं, WB। ठीक है, वेबर। अगर टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा है तब भी गलत नहीं है और वेबर भी तब भी गलत नहीं है। ठीक है, और ये दोनों कैसा यूनिट है, ये दोनों ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये दोनों आपके ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, अगर टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा है ठीक है, वेबर भी लिखा है तब ठीक है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला,
एम एल स्क्वायर ए टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड टू ए पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सीधा सीधी भाषा में यही चीज है। समझ में आया या नहीं आया? लो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अब चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख लो। अब स्टार्ट करते हैं जो मेन चैप्टर है या जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर याद करो, मैंने लास्ट क्लास तो नहीं, लास्ट चैप्टर जब हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे मैंने बोला था ऑयस्टेड साहब ने क्या देखा था। ऑयस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट याद होगा, अगर याद नहीं है फिर भी याद दिला दे रहा हूं। ऑयस्टेड साहब ने क्या बोला था? ऑयस्टेड साहब ने बोला था कि अगर वो ना देखा क्या था, उन्होंने ये देखा था अगर एक कॉइल में करंट जा रहा है और उसके पास साइड में एक कॉम्पस रखा हुआ था, तो अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेट या जो कॉम्पस है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, सॉरी उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने क्या, उसमें से क्या हमें एक चैप्टर मिल गया कि अगर एक करंट मूव कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिज्म बनता है, राइट? यही तो हमने पढ़ा था, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके ऊपर कि अगर एक चार्ज करंट मूव कर रहा है या करंट पास कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिज्म बनता है। कुछ टाइम बाद फैराडे और हेनरी, दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने, फैराडे थे ब्रिटेन के और ये थे स्वीडन के, मुझे याद नहीं है ठीक से। ये दो साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे और एक ही टॉपिक पे काम कर रहे थे। क्या टॉपिक था कि अगर एक करंट के वजह से, मतलब अगर चार्ज मूव कर रहा है उसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाऊं तो क्या मेरा करंट बन सकता है या नहीं बन सकता? ये क्वेश्चन उनके दिमाग में उस टाइम पे आया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उस वाइस वर्सा भी तो होना जरूरी है ना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं? जैसे ये चीज होता है वैसे ही उन्होंने बोला कि अगर करंट के वजह से मैग्नेटिज्म बन सकता है तो मैग्नेटिज्म के मूव करने पे करंट क्यों नहीं बन सकता? उनके दिमाग में ये थॉट आया और उन्होंने अपना काम करना या एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। और उसी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, अब तो ये उनका सोच था और सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ले लिया, बड़ा सा कॉइल कॉपर वायर का बना लिया और उसको कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटा करंट को भी मेजर कर देता है। तो एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ उन्होंने कॉइल को जोड़ दिया और उसके साथ उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट पकड़ा, मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ और उसको इधर घुमाने लगे, इसके आसपास इसको मूव करवाने लगे। जो उनका सोच था कि अगर मैग्नेट को मूव करवाने या फिर मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाने पे करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, जो कि पूरा सही भी है उनके हिसाब से। और उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव करवाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इधर उन्हें अब थियोरिटिकली तो उन्होंने जो सोचा था वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली तो दिख नहीं रहा। उन्होंने देखा कि ये हो ही नहीं रहा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है। ये इसको मूव करवाते गए, अलग अलग तरीके से मूव करवाया, पहले ऊपर फिर अंदर, फिर इसको कांस्टेंट रखा, कॉइल को मूव करवाया, हर तरीके का चीजें उन्होंने कर लिया, फिर भी यहां पे करंट नहीं बना। तो क्या हुए, वो आराम से एक दिन गुस्से में चेयर में बैठ गए। 4-5 साल इस पे काम करने के बाद चेयर पे बैठ गए और सोचने लगे, मैग्नेट पकड़े हुए थे, ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा लोहा का मैग्नेट पकड़े, छोटा सा मैग्नेट पकड़े थे, मैग्नेट को पकड़े हुए थे और उन्हें आया गुस्सा आया और वो जोर से फेंक दिए। ठीक है, जोर से फेंक दिया और बाय मिस्टेकली वो मैग्नेट क्या हुआ, इस कॉइल के अंदर से पार हो गया। जब कॉइल के अंदर से पार हुआ, सडनली उनका नजर आया, देखे कि गैल्वेनोमीटर में छोटा सा डिफ्लेक्शन हुआ।
तो उनके दिमाग में तब ये खटका कि वो जिस स्पीड से मैग्नेट को मूव करवा रहे थे उस स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड से अगर मैं मैग्नेट को मूव करवाता हूं तब करंट बनता है। और उसके बाद उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। अब उनको एक पता चल गया कि कितने स्पीड में मूव करवाना है और उसने मैग्नेट को उसी स्पीड से मूव करवाया और उसी स्पीड पे मूव करवाने पे यहां पे करंट बनने लगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा और इसी से जो उनका सोच था वो सही साबित हुआ और प्रूव हुआ कि मैग्नेट को मूव करवाने पे करंट बन रहा है। अब इसके पीछे का साइंस हम समझते हैं क्या होता है। अब अगर यहां पे मैग्नेट है, ठीक है, अगर समझ में आया, कहानी समझ में आया, जो मैंने अभी राबी चेलम जितना इतना बड़ा कहानी सुनाया, कुछ समझ में आया क्या फैराडे साहब करना चाहते थे? अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं क्या हो रहा होगा इसमें, ठीक है। अब अगर यहां पे मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है इसमें से क्या बोल रहा था, अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे होंगे, हाँ या ना? मान लो इसमें से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन टोटल निकल रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल नंबर में ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब उन्होंने जब इसको पास लिया, थोड़ा पास लिया, अब जब इसको दूर रखा था, मतलब मान लो इस मैग्नेट को मैं बार बार डायग्राम करके नहीं दिखा रहा हूं, ये समझ लो। मान लो ये जो मैग्नेट यहां पे है, मान लो यहां पे होता, ठीक है, बहुत दूर है तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पास कर रहा होगा क्योंकि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से बाहर है। और जब बाहर था तो तब यहां पे करंट जो है वो जीरो था, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। मतलब अगर 100 के 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें, अगर कोई भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें से जीरो है तो यहां पे करंट भी मेरा जीरो है। यहां पे आई लिख लो, ये जीरो हो गया। जब ये फार अवे, ये बार मैग्नेट, पोजीशन ऑफ मैग्नेट, तो तब फार अवे जब बहुत दूर था तब करंट हमें कितना मिल रहा था, जीरो। अब क्या किए उन्होंने, जब इसको पास लेके आए, अब टोटल में इस मैग्नेट में से कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मैंने बोला 100। जब मैं इसको पास लेके गया तो एक साथ सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसके अंदर नहीं चला जाएगा। पहले 10 जाएंगे, फिर 20 जाएंगे, फिर 30 जाएंगे, फिर 40 जाएंगे। जैसे जैसे ये पास आते जाएगा वैसे वैसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जो इसके थ्रू से पास कर रहा होगा, किसके थ्रू से, इस कॉइल के थ्रू से जो पास कर रहा होगा वो इंक्रीज होता जाएगा या नहीं जाएगा? तो जैसे जैसे उन्होंने मैग्नेट को उसके पास लेते गए, किसके, कॉइल के पास लेते गए, तब अगर थोड़ा पास लाया नियर तो यहां पे थोड़ा मैग्नेट करंट दिखा, मान लो आई दिखा। और जब इसको पूरा का पूरा पास ले लिया, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जो भी है, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर सारा का सारा 100 के 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर आ गए तब हमें करंट फिर से जीरो मिल गया इनसाइड। जब बार मैग्नेट को इसके पूरा अंदर डाल दिया, ठीक है, मूव करते करते इसके अंदर पूरा डाल दिया। इसके अंदर अगर पूरा डाल दिया तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू से पास कर रहा है, तब उन्हें करंट कितना मिला, जीरो मिला। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको फिर से मैग्नेट को दूर लाते गए, मतलब बाहर निकालते गए। जब बाहर निकाले तो नियर आया, तब उन्हें कुछ करंट मिला आई। और जब पूरा का पूरा दूर ले लिए, फार अवे ले लिए, तब उनको करंट आई मिल गया जीरो। लेकिन यहां पे एक चीज उन्होंने क्या देखा, जब ये इसको इस तरफ लेके जा रहे थे, मतलब पास लेके जा रहे थे, अगर गैल्वेनोमीटर का नीडल है, गैल्वेनोमीटर जब इसको अंदर लेके जा रहे थे, गैल्वेनोमीटर अगर इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, जब इसको दूर लाया तब गैल्वेनोमीटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये देखा, ये ऑब्जर्वेशन था उनका। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके पीछे का साइंस क्या है? तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता चल गया कि जैसे जैसे हम फिर मैग्नेट को मूव करवा रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने कॉइल को मूव करवाया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो कॉइल ले आए, मतलब इस मैग्नेट को हटा दिया,
इस मैग्नेट को हटा दिया और एक कॉइल ले आए इसके पास, और उसको जोड़ दिया एक करंट से, एक बैटरी से जोड़ दिया, करंट से जोड़ दिया। अब इसमें करंट भाग रहा है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इसको मूव करवाए। तो सारे एक्सपेरिमेंट में वही सेम चीज हुआ, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट में वही सेम चीज पाया गया। और तो उन्होंने क्या बोला, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से पास कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे सोर्स से इससे जैसे जैसे पास कर रहा होगा, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, वैसे वैसे ही करंट बनता जाएगा या फिर जीरो होता जाएगा, करंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा या फिर जीरो होता जाएगा। तो उसी को हम डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं कि यह बोला गया इन या एक करंट बनता है, एक ईएमएफ बनता है by change in flux linked with this coil। मतलब फ्लक्स लिंक टू दिस कॉइल क्या मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक टू ए पर्टिकुलर एरिया, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे लिंक्ड है उसमें अगर चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे करंट बन रहा है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। और ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट लगभग सेम चीज है। ईएमएफ अगर तुम ओम्स लॉ से कंपेयर करना चाहो तो ईएमएफ और वोल्टेज सेम है, और करंट तो करंट ही है। और अगर करंट बन रहा है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बनेगा ही बनेगा। तो यही पूरा कहानी था फैराडे साहब का कंक्लूजन में। तो पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फिर फैराडे साहब का लॉ भी यहां पे हम लिख देंगे, ठीक है। डेफिनेशन पहले समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। डेफिनेशन क्या बोलता है, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हेंस इंड्यूस्ड करंट, मतलब एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है करंट भी प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको याद रखना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट के साथ अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा हो, कंटिन्यूअस चेंज इन फ्लक्स हो रहा हो, तभी जब जो करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है, वही सेम चीज फैराडे साहब ने भी बोला था, ठीक है। तो डेफिनेशन के तौर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो तो समझ गए कि जब एक क्लोज सर्किट के साथ चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, जो लिंक्ड फ्लक्स है उसमें चेंज हो रहा है एक क्लोज सर्किट के साथ, तभी जो करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, फैराडेज का एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट चेंजेस, जब भी चेंज इन फ्लक्स होगा जो कि एक सर्किट से लिंक्ड है, देन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन इट। यही सेम चीज फैराडे साहब ने भी बोली थी। और दूसरा चीज उन्होंने क्या बोला था कि द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना जल्द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बनेगा। मतलब इसको समझना, अगर मान लो एक कॉइल के थ्रू 1 सेकेंड में 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और दूसरे उसी कॉइल में अगर 1 सेकेंड में 100 मैग्नेटिक या 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो किसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, ये वाला है ना। कम टाइम में ज्यादा मैग्नेटिक चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, तो जितना ज्यादा फ्लक्स का चेंज होगा या रेट ऑफ चेंज होगा उतना ज्यादा करंट आपको मिलेगा। और ये कैसे पता चला, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, जब वो गुस्से में मैग्नेट को फेंक दिए, जितना तेज वो भागेगा, मतलब मैग्नेट उसके थ्रू से जितना तेज जाएगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। ऐसा नहीं है जब वो धीरे धीरे मूव कर रहे थे नहीं हो रहा था या करंट नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा, लेकिन वो गैल्वेनोमीटर उसे पकड़ नहीं पा रहा था, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब इतना कम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक करंट इंड्यूस ईएमएफ बन रहा था। तो जैसे ही उन्होंने स्पीड बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, तब क्या हो गया, करंट पता चलने लगा गैल्वेनोमीटर में।
तो जितना ज्यादा या द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। ये उनका कंक्लूजन था। समझ में आया फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट या नहीं? चल, और इसी से लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इजाद हुआ। ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझते हैं, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको एक एक करके समझेंगे। समझते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, बेसिक ओवरव्यू दे दूं, इसमें दो लॉज हैं। ठीक है, दो लॉज हैं। एक है आपका फैराडेज लॉ, जो फैराडे साहब ने दिया था, और दूसरा आता है लेंज लॉ। अब ये लेंज लॉ क्या है उसके बारे में भी चलेंगे, पहले समझते हैं फैराडे लॉज क्या होता है। फैराडे साहब ने दो लॉ दिए। एक तो पहला लॉ जो था वो है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेफिनेशन ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अभी कुछ देर पहले लिखाया। क्या था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स? अगर एक क्लोज सर्किट के थ्रू चेंज इन फ्लक्स होता है तब उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूं, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हेंस एन इंड्यूस्ड करंट सेटअप होता है। यह पहला लॉ था। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे साहब का जो लॉ था उसमें पहला जो लॉ है वो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि अगर एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर में लगा दूं और कॉइल को अगर मैं स्टेशनरी रख दूं और मैग्नेट को मूव करवाऊं ताकि चेंज इन फ्लक्स हो पाए, तो अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा देन उस कॉइल में करंट हेंस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यह आपका फैराडे साहब का पहला लॉ था। अब दूसरा लॉ क्या था? यह तो समझ में आ गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है या इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, जो भी बन रहा है, कितना बन रहा है वो आपको सेकेंड लॉ बताता है। और वो फैराडे साहब भी बता के गए थे, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं बताया, वो ये भी बताए थे कितना बन रहा है। तो उन्होंने ये बोला, क्या बोला था? जो सेकेंड कंक्लूजन था, याद करो, हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोल रहा था? सेकेंड लॉ के बारे में बोल रहा था। हाँ, तो फैराडे साहब ने ये बोला था, जो कंक्लूजन में जो सेकेंड पार्ट हमने देखा, क्या बोले थे कि जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज्यादा करंट फॉर्म होगा। वही उनका लॉ है, या सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वही है। क्या? ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। जितना चेंज फ्लक्स में हो रहा होगा उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो चेंज इन फ्लक्स आपको क्या दे देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको दे देगा अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस। फैराडे साहब ने ये दो लॉ दे दिए, और यही दो लॉ, पहला लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला लॉ फैराडेज लॉ है, उसमें दो लॉ आते हैं। एक लॉ ये है डेफिनेशन ऑफ ईएमआई जो मैंने बताया, और दूसरा है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो फैराडे साहब ने बोला कि ये जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। यही उन्होंने बोल दिया। अब यहां पे फैराडे साहब एक चीज बताना भूल गए थे, भूल नहीं गए थे, बोला नहीं था। क्या नहीं बोला था? जो फ्लक्स या जो करंट है या जो ईएमएफ है उसका तो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन तो होता है। करंट का डायरेक्शन है, वो एक पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। ईएमएफ का भी डायरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो ये जो ईएमएफ है या जो करंट बन रहा होगा उसका डायरेक्शन फैराडे साहब ने नहीं बताया था, और उसी चीज को इन्होंने बताया लेंज साहब ने। लेंज साहब ने क्या बोला? लेंज साहब ने बोला जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में लेंज साहब ने चर्चा की थी। और उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला था? उनके हिसाब से नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। उन्होंने यह बोला था कि जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन
ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विच इट इज प्रोड्यूस्ड। अब इसको समझते हैं, कंफ्यूजिंग है, समझना। लेंस लॉ क्या बोलता है, क्या बोला लेंस साहब ने, लेंस लॉ ने क्या बोला, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, जो करंट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इज सच दैट, ऐसा होगा, इट ऑपोजिट्स द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब इसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा जिसके वजह से यह बन रहा होगा। कुछ सेंस है इस बात, मतलब समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, या नहीं समझ में आया? सुप्रिया समझे? अंचल समझे क्या बोलना चाहता है लेंस साहब? देखो इसको और बारीकी से समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ऑपोज कर रहा हो तो इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? इसका डायरेक्शन होगा क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? डिस्कस करते हैं। देखो मान लो आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल है और उसको गैल्वेनोमीटर पे आपने लगा दिया और एक मैग्नेट को आप इसके पास लेके आए, आप इसके पास लेके आए। जब इसके पास लेके आएंगे तो यहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो जब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? इसमें जो फ्लक्स है उसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, हो रहा है ना। जब मैं इसको पास लेके आऊंगा, जब मैं इसको पास लेके आऊंगा, अब इसको एक ऐसे ऐसे कॉइल के बदले मैं अगर सिर्फ एक सिंगल कॉइल यहां पे ऐसे बना दूं, एक सिंगल कॉइल यहां पे बना दूं, एक कॉइल में मैंने ये बताया हुआ है, एक कॉइल के दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ पोल बनते ही या नहीं बनते? अगर एक कॉइल है उसमें हम करंट पास करवाते हैं तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों बनते हैं। अगर याद हो कुछ ऐसे बताया था, बताया था या नहीं बताया था? तो जब ये मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, इसके पास लेके जाऊं, इसके पास लेके जाऊं, अगर ये साउथ पोल है तो ये वाला जो सरफेस होगा, जो प्लेन या जो सरफेस इसको, इस मैग्नेट को फेस कर रहा होगा, वो साउथ पोल बनाएगा, वो साउथ पोल बनाएगा। तो साउथ पोल अगर बनाया तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अगर मैग्नेट को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, अब यहां पे कॉइल रखा हुआ है तो इधर भी वो नॉर्थ बनाएगा, मतलब नॉर्थ बनाएगा तो कैसा होगा? कुछ ऐसा। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब ये जो नॉर्थ पोल है, अगर ये वाला एग्जांपल देखो, ये नॉर्थ पोल हमेशा अपोज करता है एक दूसरे से, नॉर्थ पोल एक दूसरे से रिपेल करते हैं ना। यहां पे देखो साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वही स्टेटमेंट है, क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। कौन बना रहा है? ये बना रहा है, इसको अपोज कर रहा है। अपोज करने के लिए यहां पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो अपोज कर रहा है। तो अगर यहां पे नॉर्थ पोल है जो इसके पास जा रहा है, जब यहां पे नॉर्थ पोल है तो यहां पे भी नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसे। और अगर ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल फॉर्म होगा, जब ये इसके पास जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसे बनेगा। तो इससे क्या पता चला, जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो फ्लक्स के डायरेक्शन का उल्टा होगा, मतलब ऑपोजिट होगा। तो उन्होंने क्या बोला, तो ईएमएफ जो है वो कितना होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस डी फाई बाई डी टी क्यों? क्योंकि इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि इसको अपोज कर रहा है।
तो फैराडे साहब ने जो ईएमएफ है उसका बस मैग्नीट्यूड दिया था, और डायरेक्शन किसने दिया? लेंथ साहब ने दिया। और डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द कॉज ऑफ इट, जिसके वजह से वो करंट बन रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन। समझ में आया या नहीं आया? अंचल समझे या नहीं समझे? पक्का? चल, अब यहां पे एक ही कॉइल था इसीलिए E इक्वल टू माइनस d∅dt। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में अगर n टर्न्स होगा, एक ही वायर का तो नहीं बना होगा ना, कंटिन्यू नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो ईएमएफ कितना बनेगा? E विल बी इक्वल टू माइनस n d∅ dt। समझ में आया या नहीं आया? बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये समझ में आ गया। अब उसमें जो दो महान लोगों ने काम इसमें किया था, एक फैराडे साहब, दूसरा लेंज साहब, उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की थी वो भी समझ गए। समझ में आया या नहीं आया? चलो, अब नेक्स्ट जो चीज है हम इसमें देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, मतलब हम इसको डे टू डे लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें भी और भी बहुत सारे चीजें हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मैं बार मैग्नेट को ऐसे ही मूव करवा दूं। अब बहुत सारे केसेस इसमें आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ने के लिए, आगे के क्लासेस को समझने के लिए आज का क्लास का समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार बुक निकाल के आप खुद रीडिंग कर लेना, क्योंकि यहां पे मैंने बहुत सारा चीजें लिखाया नहीं है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, क्या फैराडे साहब ने किया था, ये सब चीजें मैंने मुंह जबानी कहानी के थ्रू बता दिया आपको, लेकिन बुक में आपको थ्योरी मिलेगा। तो एक बार थ्योरी को पढ़ ले तो आपको एक फील आ जाएगा कि उस चैप्टर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले बुक को एक बार रीडिंग करके आना, और ये सब चीजें जो मैंने लिखा हुआ है इसको दिमाग में लेके आना। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है, आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ भी, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।